कैसे बसी पिपरिया, सब जानना चाहते हैं। असल में ये तार यहाँ कितने ही किस्से खुद अम्मा ही कहती रही सो प्यार पिपरिया, क्या हाल है तेरे पता। यानी 1873 तक पिपरिया स्टेशन नहीं था। यहाँ ये बात हुई कि रेल लाइन बिछेगी। उसी समय उमराव साहब सुभापुर में रहते थे, यहाँ के राजा। तो उन्होंने 10-20 गोंड परिवारों को पुरानी बस्ती में बसा के ये गांव की सब्बा चाचा एक पठान होने के बावजूद जैन समाज की फैमिली के एक मेंबर बन गए। पुस्तकालय की जो बात कर रहे थे आप, तो उसका किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट रहा? हमारे लिए एक खुशकिस्मती थी हमारी कि हम नौजवानी से ही हम समाजवादी आंदोलन से जुड़े, कि हम अध्ययनशील बने, हमने बहुत चीजें पढ़ी। और दूसरा ये हुआ कि लोगों से जुड़ाव, लोगों से पॉजिटिव कैसे आप। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसी बसी पिपरिया ये किताब कुछ दिनों पहले ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मेरे पास आ भी गई थी। और मैंने कहा था कि जैसे इस किताब को पूरी पढ़ लूँगा तो आपको इस पूरी किताब के बारे में भी बताऊंगा और इसके जो किस्से हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच इस किताब के जो प्रमुख लेखक हैं पिपरिया शहर के बासिंदे हैं और इस पूरे जो किताब के पीछे की जो प्रमुख चेहरा है वो हमारे बीच में पिपरिया में ही आ चुके हैं। नरेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं और उनसे ही, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के शब्दों से आपको ये इस किताब के बारे में जानने को मिलेगा। सबसे पहले परिचय कराना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मौर्य जी हैं, पिपरिया जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आप आते हैं। आपकी स्कूली शिक्षा और एमकॉम पिपरिया से हुआ। फिर 10 साल तक समता आंदोलन में हिस्सेदारी की। एक स्वयंसेवी संस्था किशोर भारती के साथ जुड़कर विभिन्न काम किए। भगत सिंह पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया। 1990 में दिल्ली आने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन और निस्टाइड्स के तहत एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया। फिर 24 साल तक दैनिक अखबार राष्ट्रीय सहारा के संपादक विभाग में काम किया। फिलहाल स्वतंत्र लेखन और शायरी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया भाई साहब। ऐसी बसी पिपरिया, कैसे बसी पिपरिया, सब जानना चाहते हैं। असल में ये किताब इस मायने में बिल्कुल अलग और रोचक है कि ये जो भी कहानी है ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये कोई हमने इतिहास पढ़ के और बहुत कहीं से जानकारी इकट्ठी करके इसको नहीं लिखा है। ये जो जानकारी है जो इसमें आई है, इस किताब में जो तथ्य आए हैं, जो बातें आई हैं, ये यहाँ के बासिंदों की स्मृतियों में है। जो अनुभव उन्होंने जिया है, जो अपने आसपास उन्होंने घटनाएं देखी, जो चीज़ें देखी, वो उन्होंने हमसे शेयर करी। और वो सारी अलग अलग समाजों के, अलग अलग धर्म और तबके के लोगों से बातचीत करके और जो उनके अनुभव रहे हैं उनकी ज़िंदगी को लेके, उनकी स्मृतियों में जो जो चीज़ें दर्ज है वो हमने एक जगह इकट्ठी कर ली और उनको फिर हमने बाद में एक किताब का रूप दिया। और मज़े की बात यह है कि ये इस तरह का काम, लोगों से बातचीत तो हम अपने बहुत समय से कर रहे हैं। नौजवानी से जब हम राजनीतिक काम करते थे तभी से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इसका हुनर है कि लोगों के साथ जुड़ जाना, उनसे दिल की बातें निकलवा लेना या बहुत अच्छा एक बातचीत कर लेना। तो यही चीज़ों के साथ हमारे एक साथी हैं जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक बार प्रस्ताव रखा कि हम क्यों ना ये जो मौखिक इतिहास है इस पे एक किताब लिखें और ये काम हम पिपरिया से करें। पिपरिया को भी इसलिए चुना क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत राजनीतिक सामाजिक काम किया है, तो हम इस इलाके को जानते हैं। इस इलाके में जिस तरह की बोली मुहावरे में बातचीत होती है उसको जानते हैं। तो हमने कहा कि हम यहीं काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे हम। और वो बात सही निकली। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यहाँ के हमारे जितने पुराने साथी थे सबने बहुत मदद करी। हमने ऐसे बुजुर्ग लोगों को खोजा जिनके पास ज़्यादा जानकारियाँ हैं, जिन्होंने ज़्यादा संघर्ष किया है, ज़्यादा तरह के काम करे हैं, ज़्यादा उनकी पहुँच रही है,
तो ऐसे लोगों को खोज करके उनके पास जाना, उनसे लंबी बातचीत करना, उस बातचीत को रिकॉर्ड करना। और इस पूरे दरमियान में लगभग आपको ये जब आइडिया आया इस सब चीज को, रिसर्च को संकलन करने का, तो उसके बाद से लेकर रिसर्च करने तक कितना समय लगा इस किताब को पब्लिश होने में? देखिए, पब्लिक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। असल में चूँकि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, सारे काम, तो हमने इसको जो है 2017 में हमने इंटरव्यू का काम पूरा कर लिया था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है कि जो आपने रिकॉर्ड इंटरव्यू करे हैं उनको पहले उतारना कागज़ पे, उनको सारे इंटरव्यू को कागज़ पे उतारना। और वो 70 इंटरव्यू, और हर इंटरव्यू जो है वो 10-10, 15-15 पेज का एक इंटरव्यू। तो आप समझ लीजिए कि इतने सारे इंटरव्यू में इतना बड़ा पुथन्ना तैयार हो गया। अब उसको जो है किताब बनाने का काम था। और बहुत दिन सुरजीत कह रहा है कि यार काम करो, तुम काम नहीं कर रहे हो। और मैं जो है लगातार कि यार हाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैं तब तक मैं नौकरी छोड़ चुका था सहारा की, उसके बाद ये काम किया मैंने। फिर सुरजीत ने मुझे कहा यार ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम यूनिवर्सिटी आके ही लिखो, क्योंकि घर तुम उतना काम कर नहीं पा रहे हो। तो हुआ ये कि इन्होंने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उसके कैबिन में ही मेरी एक जगह तय करी गई कि भैया तू 4 घंटे के लिए यार 2 घंटे ही काम कर, लेकिन रोज काम कर। तो मैंने समझ लीजिए 2018 के जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने में यूनिवर्सिटी में बैठ के हम लोगों ने पहला ड्राफ्ट तैयार किया इसका, जो सबसे मुश्किल ड्राफ्ट था पहला, कि सारी कहानियों को आप कुछ अध्यायों में बांटे। फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इंटरव्यू से नहीं आई हैं, कुछ हमको, जैसे अब गोंडवाना का इतिहास है, तो गोंडवाना का इतिहास जहाँ भी छपा होगा, जो भी पुरानी जानकारी है वो लेना है। तो पहला ड्राफ्ट मार्च अप्रैल तक बन के तैयार हो गया, और उसके बाद फिर कई इसके ड्राफ्ट बने हैं। और मेरे ख्याल से 2018 एंड तक होते होते किताब फाइनल हो गई थी। पिपरिया की पहली पुरानी बस्ती में कुछ परिवार आके बसाए गए, उसके बारे में? हाँ, नहीं ये तो कई जगह है ये जिक्र। और एक तो गोंडवाना के बारे में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज अफसर था नौजवान, जेम्स फोर्सिथ, वो 1880 में आया था। और ये पचमढ़ी का खोज और ये सारा कुछ उसी ने काम किया बहुत। और उस समय चूँकि रेल का भी चल रहा था, तो रेल के लिए लकड़ी की बहुत ज़रूरत थी, तो वो सब काम तो उसने एक किताब लिखी जेम्स फोर्सिथ की। तो उस किताब से भी हमने कुछ इतिहास उस जमाने का लिया गोंडवाना का। और भी कुछ साहित्य है, जो मंडला का कोई ग्रुप है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ से भी हम कुछ किताब लाए थे। तो कुछ गोंडवाना का इतिहास, वो 52 की सूची देते हैं, वो उस किताब में था कि उस समय गोंडवाना संग्राम सिंह के समय से कितना समृद्ध था। तो जब यहाँ ये बात हुई कि रेल लाइन बिछेगी, उसी समय उमराव साव सुभापुर में रहते थे यहाँ के राजा। तो उन्होंने 10-20 गोंड परिवारों को पुरानी बस्ती में बसा के ये गांव की शुरुआत कर दी थी। उस समय पिपरिया जो है कोई जंगल था, पिपरिया, मारवाड़ी आते थे तो गाडरवारा जाकर रहते थे। गाडरवारा और बनखेड़ी जो है बहुत पुरानी जगह है, मतलब गाडरवारा, बनखेड़ी, ये वाला जो, ये बहुत पुराने हैं। सुहागपुर बहुत पुराना है। पिपरिया स्टेशन तो रेल शुरू होने के बाद भी नहीं थी पिपरिया स्टेशन। तो उस समय चूँकि इसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र एक पत्रिका निकालते थे 1873 में, कंचन सुधा। और उस पत्रिका में एक यात्री ने जबलपुर से इटारसी के बीच का यात्रा वृत्तांत लिखा है, जो हमने इसमें लिया है। तो उसमें वो बताता है कि ये इलाका में कितना घनघोर जंगल था, कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं आती थी, इतना घनघोर जंगल। 7 स्टेशनों का जिक्र किया गया। 7, उसमें पिपरिया नहीं है, बाकी सारी, यानी 1873 तक पिपरिया स्टेशन नहीं था। इसका मतलब यही है। लेकिन इसका ये मतलब भी है कि उस समय जब यहाँ कटाई, जंगल, रेल लाइन के लिए जंगल काटा जा रहा था, तो कितना घना जंगल था जो काटा जा रहा था। और यहाँ बड़े पैमाने पर लकड़हारों की काट और शिकारियों की जरूरत हुई उस समय, क्योंकि जानवर बहुत होंगे। तो
तो आप जंगल काट रहे हो तो वो शिकार वाला भी चलता होगा, और बड़े पैमाने पे जंगल कटा उस समय। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया इस किताब में भी जिक्र है कि किस तरीके से पिपरिया का बसना शुरू हुआ, आदिवासियों से लेकर आदिवासी मूवमेंट तक का पूरा इसमें जिक्र है। जिस तरीके से राजा भभूत सिंह की बात की जाए तो वो पूरा तथ्य जुटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? नहीं, मशक्कत तो देखिए, हम लोगों को एक तो हम लोगों की स्मृतियों में जा रहे थे जी, और दूसरी तरफ जो कुछ इस यहाँ के इतिहास को लेके छपी हुई सामग्री थी या किसी और तरह से भी थी कि किसी की कहानी में जिक्र आ गया, किसी के लेख में जिक्र आ गया, तो वो सब भी हम लोगों ने इकट्ठी करी अलग अलग जगह से। हम जबलपुर में भी गए एक बुक स्टॉल पे जहाँ काफ़ी पुरानी गोंडवाना के समय की कुछ किताब, एक कोई अग्रवाल है मंडला के जिन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, अग्रवाल साहब का नाम भूल रहा हूँ, शायद हमने इसमें जिक्र किया है उनका। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद जो है वो गोंडवाना ट्रस्ट को दे दी थी और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा उस समय। तो वो सब साहित्य हमको इकट्ठा करना पड़ा ताकि कम से कम जो छपा हुआ है वो भी हमारे पास हो और जो लोगों की स्मृतियों में है वो भी हमारे पास हो। और लोगों की स्मृतियों से भी ये रहता है कि आप एक ही जगह की बात आप कई लोगों से कर रहे हैं जी, तो वो इतनी वो घटनाएं जो हैं तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आपके पास जो बात आती है वो पुख्ता बात आती है, क्योंकि हम जैसे व्यापार की बात कर रहे हैं, हमने 4 व्यापारियों से करी बातें, तो व्यापार की कुछ जो चीज़ें हैं, काली चीज़ें, वो चारों व्यापारी बताएंगे हमको, या चारों मजदूर बताएंगे हमको, या चारों किसान बताएंगे हमको। तो इसमें जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से पुष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है इसकी कि आपको ये नहीं लगेगा ये कोई हवा हवाई है, क्योंकि आपसे मैंने बात करी, आपकी बात दूसरे बुजुर्ग ने पुष्ट करी, उनकी बात किसी ने, तो वो सारी चीज़ें पुष्ट हो जाती हैं कि ये बात सही आ रही है। एक इसमें जिक्र भी था, क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है। एक यहाँ पर कुआ वाली दरगाह है जिसका जिक्र भी किया गया था, जिसको भूत वाली दरगाह भी कहा जाता था। अरे ये उसके किस्से जरा रोचक है, तो वो ये इतने रोचक किस्से हैं कि पिपरिया में पहली टाकीज जो है जी, अपना पुराना बस स्टैंड पर, जो अलीम भाई थे उनके पिताजी अब्दुल्ला, उन्होंने स्टार टाकीज शुरू करी। लेकिन अब स्टार टाकीज जो शुरू हुई उसके साथ एक बड़ी, अब पता नहीं तकनीकी चीज़ थी या क्या था, लेकिन वो कभी भी शुरू हो जाती थी अपने आप। अब कोई शो नहीं चल रहा है, टाकीज बंद है, लेकिन फिल्म चलने लगी और फिल्म टिकट बिक गई है, सब कुछ है, फिल्म चलते चलते फिल्म रुक गई, फिर वो चलती नहीं थी। जी, तो वो बहुत दिन तक उन्होंने खींचा, उन्होंने पार्टनरशिप में खोली थी, अब्दुल्ला भाई थे और भी कोई था उनके साथ। तो वो बहुत दिन तक उन्होंने कोशिश करी, तो लेकिन वो समझ में आया, ये बाद में लगा कि जहाँ वो टाकीज बनी थी वहाँ कोई कुआं था या वहाँ थी कोई की मजार। और हमें तो मतलब वो जो क्या नाम, मंगो भाई ने तो ये बताया ही है कि वो उन्होंने तो वो देखा था, उन्होंने तो वो मजार के जो बाबा हैं उनका बता दिया कि मजार बाबा मैंने देखा था, इतनी बड़ी ढाड़ी थी। और उन्होंने वो किस्सा बताया है, वो किस्सा, वो तो सब्जी बेचती थी मंगो भाई। तो बोले मैं बाजार में भटा लेने गई, बैगन लेने, और मुझे पूरे बाजार में बैगन नहीं मिले और मैं बड़ी परेशान बैगन से। तो मुझे एक खम्बे के पास मुझे एक बाबा मिला, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, और उसने बड़ा उसका वर्णन किया कि वो बाबा मजार वाला ही बाबा था। तो कहे मंगो तू क्या ढूंढ रही है भटा, तुझे भटा मिल जाएंगे, चिंता मत कर, मिल जाए। कहेंगे कह के वो बाबा गायब हो गया और उसके तुरंत बाद मुझे भटा मिल गए। अब ये मंगो भाई का कहना है ये। तो वो कहती थी कि वो जो मजार वाले बाबा थे वो नाराज थे और अंत में, लेकिन जो भी है वो टाकीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो बंद हो गई। और फिर 1948 में श्याम टाकीज खुली पिपरिया जायसवाल की, वो बहुत समय तक चली। तो बिल्कुल जैसा आपने देखा कि इस किताब में आपको ऐसे बहुत सारे रोचक किस्से भी पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, और बिल्कुल ठेठ बुंदेली भाषा में ही जिस तरीके से लोगों द्वारा जिनसे साक्षात्कार हुआ था, जिस तरीके से उनने बताया, बिल्कुल उसी तरीके का इसमें एज इट इज इसको छाप दिया गया है। तो एक ये बहुत जो ऑथेंटिसिटी होती है किसी भी साक्षात्कार की, वो आपको इस किताब में दिखेगी पढ़ने को।
और मेरे कुछ सवाल थे कि जिस तरीके से आपने बताया कि आपका निजी यहाँ पे जो मूवमेंट रहे, समता युवजन सभा हो आपकी, चाहे अन्य जो जिस तरीके से भगत सिंह पुस्तकालय की जो बात कर रहे थे आप, तो उसका किस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट रहा था युवाओं में? अभी जो देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी सोच, आपका नजरिया बहुत साफ नहीं है तो आप कभी भी किसी गड्ढे में गिर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ हो। अच्छा, मैंने इसमें किताब में लिखा भी है कि हमारे लिए एक खुशकिस्मती थी हमारी कि हम नौजवानी से ही हम समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। तो समाजवादी आंदोलन से जुड़ने का जो हमको फ़ायदा एक ये हुआ कि हम अध्ययनशील बने, हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, और दूसरा ये हुआ कि लोगों से जुड़ाव, लोगों से पॉजिटिव कैसे आप जुड़ सकते हैं। वरना आप लोगों से जुड़ेंगे, अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप जातिवादी चक्र में घुस सकते हैं। हो सकता है आप जो निचले तबके के लोग हैं उनसे बराबरी से बात ना करें, तो वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, वो अपनी स्मृतियां आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो ऊपर हुए उनसे, आप तो सवर्ण बन के मिल रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे आपसे। तो बहुत जरूरी है कि आप में समझ और संवेदना भरपूर हो, और आप अगर ये चीज़ें होंगी तो आप लोगों से जुड़ेंगे। इसलिए जब हमने किसी बसोड़ से बात करी, किसी भंगी से भी बात करी है, तो उनके घर में बैठ के उनके साथ बराबरी से बात करी है कि इस मतलब जो है बहुत लंबा समय, 100 साल से ज़्यादा लग गए, 100 साल तक इस क्षेत्र में जो है मेला ढोया है मैत्रों ने सिर पे। 100 साल मतलब 160 साल के कस्बे में 100 साल से ऊपर मेला ढोया है। तो हमने उनके उस पर चर्चा करी कि कैसे बीमार पड़ते थे, कितनी दिक्कतें होती थी। वो इसलिए शेयर कर पाए क्योंकि हम बराबरी से उनके साथ बात कर रहे थे, कोई ऊंच नीच नहीं थी, एक अनुभव था जिंदगी का उनके, और हम पूरी संवेदनशीलता से जुड़े थे उस अनुभव से। तो समझ बहुत जरूरी है। अगर आप में समझ नहीं है तो आप एक मुकम्मल चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं आपको एक घटना और इसकी बताऊं कि कैसी चीज़ें निकलती हैं। सब्बा चाचा की एक मिसाल है। सब्बा चाचा के पूर्वज जो है वो अफगानिस्तान से आए 1880 के आसपास। उनके चाचा और भाई ने इतवारे बाजार में उनकी दुकानें और बड़ा कारोबार था उनका। लेकिन सब्बा चाचा जो है उनका अपने पड़ोसी जो हैं जैन समाज के एक व्यक्ति हैं, एक परिवार है, उनसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं जैन समाज से। और वो सब्बा चाचा एक पठान होने के बावजूद जैन समाज की फैमिली के एक मेंबर बन गए। रोज खाना उनके घर से आता है, जैन समाज के जैन परिवार के घर से आता है। अब वो जैन तो बड़े धार्मिक वो जैनी हैं, वो अपने तीर्थ के लिए जब जाने लगे तो उनको सबसे बड़ी चिंता थी कि सब्बा चाचा का क्या होगा। भाई वो बाजार में खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ होंगे, हम तो महीने 15 दिन में आएंगे, तो कैसे काम चलेगा सब्बा चाचा का। और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने जो रास्ता निकाला इस चीज का, उन्होंने एक ये रास्ता निकाला कि सब्बा चाचा भी तीर्थ करने उनके साथ जाएंगे, ताकि सब्बा चाचा को खाने की कोई दिक्कत नहीं हो, नौकरी पेशा थे नहीं कि उन्हें कोई दिक्कत होती। और सब्बा चाचा भी उनके आग्रह को उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई कि वो पठान है या वो मुसलमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इसके पीछे उनकी चिंता देखी कि यार वो मेरी चिंता में लगे रहेंगे तो उनको वो तीर्थाटन ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चिंता मेरी लगी रहेगी उनको, तो मैं उनके साथ जाऊं ताकि वो अपना धर्म कर्म अच्छे से कर पाए। तो इस वजह से वो गए। आप देखिए दोनों की सोच। तो इस तरह की कई मिसालें आपको इस किताब में मिलेंगी। बिल्कुल, पढ़ ही रहा था मैं भी, इसी तरीके का किस्सा था। जब वो बताते थे, क्योंकि सब्बा चाचा अशरफ खान जिनका नाम है, और उनकी मिसाल तो पूरे शहर में दी जाती है, रावण बनाते आ रहे हैं उनकी परिवार पिछले कई सालों से। तो इसी के साथ एक किस्सा और भी इस किताब में दर्ज है कि जब आपने बताया कि आप आदिवासी जो रानी थी यहाँ की, उनसे बात करने उनके परिवार से मिलने गए, तो वो आदिवासी बहुत हिचकती थी बात करने में, अपना संवाद स्थापित। कई ने तो आपसे पूरी तरीके से बात भी नहीं करी। इसमें कितना दिक्कत आई थी?
नहीं, देखो इसमें जो डाबका की कोरकू रानी है रेवाबाई जी। रेवाबाई जो है वहाँ के शायद राजा का नाम रतन सिंह था। कोमल सिंह। कोमल सिंह की तीसरी पत्नी थी डाबका वाली रानी रेवाबाई। और उनकी विशेषता ये है कि यहाँ 20 साल रतन कुमारी देवी मंजाबाई विधायक रही कांग्रेस से, और वो मंजाबाई के साथ ही रहती थी विधानसभा, मतलब भोपाल में। रेवाबाई की ये वो था कि वो मतलब मंजाबाई का साथ उनका था, और मतलब वो तीसरी रानी थी तो कोरकू राजाओं का भी उनका वो था। तो हमने उनसे बहुत पहले, ये करीब 12 साल 2007 में या 8 में, वो तो बाद में गुजर गई रानी, तो उनसे कई बार की बातचीत करी। मतलब एक बार में बातचीत नहीं हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई, कुछ चीज़ें निकली, कुछ नहीं हुई कि यार कुछ और पूछना था। फिर आए बाद में कुछ दिनों बाद फिर बात हुई, तो उनसे 4-5 बार उनसे बात हुई, और फिर बहुत चीज़ें निकली, क्योंकि उनके मतलब उनके पति की मौत के बाद भी उनके जो वस्त्र थे वो बहुत सालों तक उनके पास, और उनमें कितनी चांदी थी उन कपड़ों में वो सब उन्होंने उस जमाने में बताया था। तो कई बार बातचीत करना पड़ी उनसे, एक बार में नहीं निकली, क्योंकि एक बार में कुछ उन्हें याद नहीं रहा, कुछ हमें याद नहीं आया कि यार ये तो फिर बाद में तैयारी करके गए। तो कई बार बात करी उनसे हमने। अब आपने राजनीति का जिक्र किया है, तो इस किताब में भी इस तरीके का जिक्र है, और दर्शक भी युवा हैं, वो जानना चाहते हैं कि पिपरिया का राजनीतिक इतिहास किस तरीके का रहा था। जिस तरीके का इसमें जिक्र भी है कि गोवा से लौटने के बाद पिपरिया में जो गोवा आंदोलन में गए थे, उनका भव्य स्वागत हुआ था स्टेशन पर, उसका कुछ किस्सा आप बताएं। नहीं, इसमें इस पिपरिया में आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने बड़ा भाग लिया यहाँ पर, और 1942 के आंदोलन में लोग जेल गए यहाँ पर। मूलचंद बमोरिया, प्यारेलाल पालीवाल और जीवनलाल सोनी, हाँ बिल्कुल, तो ऐसे कई लोग हैं जो उस दौरान जेल गए। श्याम नारायण कश्मीरी की जो लाल सेना थी वो भी यहाँ, तो यहाँ एक बड़ा वो रहा उसमें। नारायण सिंह जवाहर, हाँ, और आज़ादी के बाद भी यहाँ ये पूरा इलाका जो है होशंगाबाद से नरसिंहपुर, ये पूरा समाजवादी बेल्ट था। यहाँ कांग्रेस से ज़्यादा समाजवादी यहाँ सक्रिय थे, और बहुत, जैसे नरसिंहपुर में निरंजन जमींदार थे, हरिविष्णु कामत यहाँ से रहे, श्याम नारायण कश्मीरी, तो ये बहुत ही एक समाजवादी बेल्ट था। तो उस जमाने में आप इस किताब में एक स्थानीय हीरो जो है इस इलाके का, जग्गू उस्ताद यानी जगन्नाथ प्रसाद मौर्य, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत लोगों ने उनका जिक्र किया है, बहुत लोगों ने, पुराने, लगभग सारे पुराने लोगों ने उनका जिक्र किया है, कोई उन्हें नहीं भूला। पिपरिया का जब भी जिक्र आएगा, पुराने लोग वो जग्गू उस्ताद की जरूर बात करेंगे कि वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस क्षेत्र को विकास का मतलब बहुत बारीकी से सोचा, और उसको किया भी उन्होंने। जैसे आप देखिए जग्गू उस्ताद का काम, कि जग्गू उस्ताद यहाँ उन्होंने अस्पताल शुरू कराया, कि यहाँ बहुत दिक्कतें थी, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और वो साल में 2 बार पचमढ़ी आते थे, तो उन्होंने तय कर लिया था कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अस्पताल का उद्घाटन कराऊंगा। आप सोचिए, उस समय कांग्रेस के लोगों ने भी ठान लिया था कि हम राजेंद्र प्रसाद को नहीं आने देंगे, विरोध हुआ था, बहुत विरोध हुआ था उनका। लेकिन भाई साहब, जग्गू उस्ताद का ये दम था कि राजेंद्र प्रसाद आए, उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा देखिए, उन्होंने हनुमान व्यायामशाला, ये पहले सीमेंट रोड के पास थी कहीं, यहाँ पर हनुमान व्यायामशाला, कि मेरे क्षेत्र के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनकी सेहत बने, इसलिए उन्होंने अखाड़ा और व्यायामशाला शुरू कराई। वेट लिफ्टिंग और वर्जिश सब कुछ उसमें होता था। फिर उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के बच्चों का मानसिक विकास भी हो, तो उन्होंने जनता वाचनालय शुरू कराया। और जनता वाचनालय में भी ऐसे नहीं कि कौन सा साहित्य, उन्होंने वो किशन गोपाल अग्रवाल को उन्होंने बुलाया, किशन गोपाल बोटछड़ी वाले, अभी हमने उनसे काफ़ी लंबी बातचीत करी है, वो दिवंगत हो गए कृष्ण गोपाल जी, लेकिन उन्होंने ये खुद उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि वो किशन, तुझे वो वाचनालय में किताबें लानी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबों की लिस्ट चाहिए मुझे, ऐसी किताब नहीं जो बच्चों का विकास हो सके। तो सोचो कि जग्गू उस्ताद
कितना सोच समझ वाला व्यक्ति था कि उसने अपने इलाके के बारे में बहुत गहराई सोचा। वही बिजली लेके आए, वही स्कूल आरएनए बन गया बड़े सवर्ण बच्चों के लिए, पैसे वालों के लिए, तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने नगर पालिका स्कूल शुरू करा, जिसको लोग डिब्बा स्कूल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौड़ और गुजर के बच्चे पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कई प्राइमरी स्कूल खोले इस शहर में, हर पिछड़े इलाके में उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले ताकि ये बच्चे पढ़ें। तो ये जग्गू उस्ताद का कमाल था। और उनके बारे में तो इतनी कहानियां हैं यार कि जग्गू उस्ताद ने मतलब लोगों की बहुत मदद करी। और लोग उनके पास पहुंच जाते थे कि बेटी की कल बारात आनी है, कहानी नहीं है, कैसे करे, तो लिख देते थे कि जाओ कह देना जग्गू उस्ताद ने कहा है, एक बोरा वहां से अनाज उठा लो, या जो पैसा दे गया वो पूरा पैसा दे देते थे सामने वाले। ये उनका वो था। बिल्कुल एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे हैं वो। और अंत में मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो मूवमेंट रहा था स्टार्टिंग के शुरुआती दिनों में, जो आपकी पूरी टीम थी शहर में, आपने जिस तरीके से बताया भी नुक्कड़ नाटक करते थे आप, जो यहाँ पर शुरुआत की है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये वाली जो प्रथा है ये सांस्कृतिक शहर से पूरी गायब हो चुकी है, तो इसके बारे में युवाओं को क्या आप थोड़ा समझते हैं? नहीं देखिए दोस्त, जब हम लोग जब नौजवानी में आए, कॉलेज में आए, तो चूँकि ये यहाँ पर बहुत बड़ी विभूतियाँ आएगी पिपरिया में, तो हमारे सीनियर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, ललित अग्रवाल और नारायण दास मौर्य, बंसी माहेश्वरी, हरिशंकर अग्रवाल। तो पढ़ने की चीज़ें हमको मिली। जब पढ़ने की हमको चीज़ें मिली तो हमको जो चीज़ समझ में आई वो ये आई कि यार शिक्षा और अध्ययन ऐसी चीज़ है जो आपको ताकतवर बनाती है, जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमने कॉलेज के दिनों में ही हम समता अध्ययन केंद्र चलाते थे। हमने 79-80 में शुरू किया था समता अध्ययन केंद्र। समता अध्ययन केंद्र एक जगह थी, हमने किराए से एक छोटा कमरा लेके, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हुई हमने वहाँ रखी कि लोग पढ़ें, और स्टडी सर्कल चलता था। जिसको ज़्यादा जानकारी है वो आता था, कभी किसी ने साम्यवाद पे बोला, कभी किसी ने समाजवाद पे बोला, कभी किसी ने गरीबी पे बोला, तो ऐसे कुछ सेशन चलते थे उसमें लगातार। और चूंकि अब उसमें क्या था कि मकान लो तो किराए से उसका किराया भी देना है। आपको बताऊं, हम बहुत परेशान हो गए चंदा इकट्ठा कर करके। तो हमें किसी ने सुझाया कि यार यहाँ एक नाटक कर लो और उसमें सहयोग राशि से नाटक करो। तो मैं आपको बताऊं, एक ग्रुप था भोपाल में देवकांत शुक्ला का, तो हमने देवकांत शुक्ला को बुलाया अंधों के हाथी नाटक के साथ। तो देवकांत शुक्ला, उनकी पत्नी और उनकी पूरी टीम आई थी, और हमने उस नाटक की सहयोग राशि, उसमें कोई टिकट नहीं थी, सहयोग राशि हमने लोगों को दी कि भाई ये नाटक ऐसा है, हम समता अध्ययन केंद्र के लिए पैसा कर रहे हैं, तो ये नाटक देखो आप 25 रुपये में, 20 रुपये में लेके। और उसमें हमने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, 2,500-3 हज़ार रुपये हमने उसमें इकट्ठा किया ताकि हमारा ये काम बाधित ना हो। फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमने किशोर भारती ज्वाइन करी, तो इसी शर्त के साथ किशोर भारती में हमने कहा कि भाई आप तो वहाँ पलिया पिपरिया में कुछ विकास के काम कर रहे हो, लेकिन हमको पिपरिया में राजनीतिक काम करना है, और इसके लिए एक पुस्तकालय की बहुत ज़रूरत है जो हम लोग नहीं चला पा रहे। तो अगर आप हमारे पुस्तकालय चलाते हो तो हम आपके साथ हैं। उसके पहले हमने तय कर लिया था कि हमको सरकारी नौकरी नहीं करना है और कुछ सामाजिक बदलाव के लिए मैं काम करूँगा। ये हमारे मित्रों के बीच में मेरा तय हो गया था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। और किशोर भारती में उस समय अनिल सतगोपाल, साधना सक्सेना, मीरा सतगोपाल, इन लोगों की हमारे साथ एक मीटिंग हुई और ये लोग तैयार हो गए। इन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन आप एक काम कर दीजिए, आप 1 साल हमारे एक रिसर्च प्रोजेक्ट में आप फील्ड वर्क कर दीजिए। और आपको बताऊं, वो रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी इलीना सेन। आपने इलीना सेन का नाम सुना है? अभी 1 साल पहले उनकी मौत हुई है कैंसर से। इलीना सेन बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बहुत काम किया बाद में। और जब मैंने किशोर भारती ज्वाइन किया तो इस रिसर्च प्रोजेक्ट को जो ग्रामीण रोजगार पे था उसको वही लीड कर रही थी। तो मैंने फिर
एक साल रिसर्च का, हालांकि इलीना सेन 3-4 महीने बाद छोड़ के चली गई, तो फिर मैंने ही काम पूरा किया, लेकिन वो काम मैंने पूरा किया। और 1 साल तो नहीं, लेकिन 2 साल बाद किशोर भारती ने पिपरिया में शहीद भगत सिंह पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक केंद्र शुरू कर दिया था। और इसके साथ तो फिर समझ लीजिए बहुत सारी गतिविधियां हम लोगों ने करी थी, बहुत सारी गतिविधियां। उसमें भगत सिंह पुस्तकालय के काम और दूसरा समता योजन सभा का संघर्ष। तो संस्कृति, निर्माण और संघर्ष, ये तीनों चीजें साथ चल रही थी। आपके इस किताब को लोग क्यों पढ़ें, उससे पहले आपकी जो गजल पिपरिया पर लिखी गई है उसको मैं चाहूंगा आप पढ़कर सभी दर्शकों को सुनाएं। नहीं, असल में ये गजल तो 2014 में मैंने लिखी जी। और चूंकि हम लोग पिपरिया में हम लोगों ने कई तरह के काम करे, मतलब मैं जब राष्ट्रीय सहारा में नौकरी कर रहा था तब भी मैं अलग अलग कोई रिसर्च के बहाने, किसी चीज़ के बहाने में पिपरिया में आता ही था और कुछ ना कुछ काम करके जाता था। तो 2014 में ये गजल अपने आप अनायास आ गई, ऐसी मोहब्बत से चीज़ें आ जाती हैं, याद नहीं रहता यार मुझे। अब तक है मेरे साथ मेरा यार पिपरिया, अब तक है मेरे साथ मेरा यार पिपरिया, क्या हाल है तेरे बता पौसार पिपरिया, क्या हाल है तेरे बता पौसार पिपरिया, हर बार ही भर लेता है यूं बांह में अपनी, हर बार ही भर लेता है यूं बांह में अपनी, जैसे मैं तेरा बिछड़ा हुआ प्यार पिपरिया, हर बार ही भर लेता है यूं बांह में अपनी, जैसे मैं तेरा बिछड़ा हुआ प्यार पिपरिया, तूने ही सिखाया कभी जुल्मी से न डरना, तूने ही सिखाया कभी जुल्मी से न डरना, तूने ही दिया हौसला हर बार पिपरिया, तूने ही सिखाया कभी जुल्मी से न डरना, तूने ही दिया हौसला हर बार पिपरिया, मेहनत कसों के गीत रचे गाए गाँव गाँव, मेहनत कसों के गीत रचे गाए गाँव गाँव, करते रहे सबको सदा होशियार पिपरिया, मेहनत कसों के गीत रचे गाए गाँव गाँव, करते रहे सबको सदा होशियार पिपरिया, रातों को जाग जाग के नारे लिखे हैं खूब, रातों को जाग जाग के नारे लिखे हैं खूब, खाली न रही कोई भी दीवार पिपरिया, रातों को जाग जाग के नारे लिखे हैं खूब, खाली न रही कोई भी दीवार पिपरिया, नाटक भी यहाँ खूब किया करते थे मिलकर, नाटक भी यहाँ खूब किया करते थे मिलकर, हम भी तो निभाया कि ये किरदार पिपरिया, नाटक भी यहाँ खूब किया करते थे मिलकर, हम भी तो निभाया कि ये किरदार पिपरिया, जब भी घिरे गुनाह की परछाइयों से हम, जब भी घिरे गुनाह की परछाइयों से हम, तूने ही किया हमको खबरदार पिपरिया, जब भी घिरे गुनाह की परछाइयों से हम, तूने ही किया हमको खबरदार पिपरिया, बिकता रहा नशे का जहर पाउडर यहाँ, बिकता रहा नशे का जहर पाउडर यहाँ, हो जाए ना एक दिन कहीं बीमार पिपरिया, बिकता रहा नशे का जहर पाउडर यहाँ, हो जाए ना एक दिन कहीं बीमार पिपरिया, दुनिया के समंदर में भला डूबते कैसे, दुनिया के समंदर में भला डूबते कैसे, हम जैसे खेवैया थे वो पतवार पिपरिया, दुनिया के समंदर में भला डूबते कैसे, हम जैसे खेवैया थे वो पतवार पिपरिया। आखिरी शेर है, कितने ही किरदार यहाँ कितने ही किस्से, कितने ही किरदार यहाँ कितने ही किस्से, खुद अम्मा ही कहती रही सो प्यार पिपरिया, कितने ही किरदार यहाँ कितने ही किस्से, खुद अम्मा ही कहती रही सो प्यार पिपरिया, क्या हाल है तेरे बता पौसार पिपरिया। क्या बात। शुक्रिया दोस्तों। तो देखिए दर्शकों, ये आपने पूरी वार्तालाप सुनी और ऐसी बसी पिपरिया, इसी तरीके के बहुत सारे किस्से और रोचक बातें, पूरे तथ्य लोगों के जुबानी इस किताब में आपको सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी और समझने को मिलेंगी। तो अभी इस वीडियो के नीचे इस किताब का
आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बहुत ही शानदार ये इंटरव्यू रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर उससे बात करने के लिए। तो अभी इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लिंक पर जाकर इस किताब को ऑर्डर कर दीजिए। धन्यवाद।